आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या नहीं है, क्या चीज़ है, तो सारा जानकारी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो जल्दी से तुम लोग जुड़ जाइए। अभी हम लोग पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। यदि तुम लोग पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी जा करके पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में सारा चीज़ बताए गए हैं, तो उसमें से तुम लोग को कुछ भी कन्फ्यूज नहीं होंगे आज का वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो नीचे में देखिए कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। तो हम लोग कक्षा 9 में ही पूरी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। पूरी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी रासायनिक क्रिया होंगे और उसका एक तत्व दूसरे तत्व का परमाणु से जब हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो उसमें आपका परमाणु कभी नहीं बदलता है। तो ये हम लोग कक्षा 9 में ही पूरी तरह से समझ चुके हैं। इसके बाद देखिए न तो कोई परमाणु मिश्रित से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रित में आता है। तो इसके बाद देखिए जब आपका मिश्रित वाला परमाणु न कि वो वाला आपका बाहर जाता है ना कि बाहर वाला अंदर आता है, ये अदला बदले कभी नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आवर्त को टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होते हैं। तो इसके बाद देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब भी परमाणु के आपसी का आवर्त होते हैं तो उस आवर्त को जब टूट जाते हैं या वो जुड़ते हैं तो उनमें से एक नया पदार्थ का निर्माण होते हैं। तो किस प्रकार निर्माण होंगे तो उसका भी जानकारी तुम लोग को बताएंगे। तो इसके बाद देखिए परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार के आवर्त के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे। तो जो हम लोग का आवर्त टूटने या जुड़ने का काम करते हैं तो किस प्रकार से नए पदार्थ निर्माण होते हैं, तो इसका जानकारी हम लोग अध्याय 3 तथा 4 में पढ़ेंगे। तो इसके बाद देखिए संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है क्या नहीं है तो उसका जानकारी हम लोग अभी प्राप्त करने वाले हैं। तो इसमें देखिए क्रियाकलाप 1.1 से हम लोग संयोजन अभिक्रिया का जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से सुनना है। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा भुजा हुआ चूना लीजिए। तो एक बीकर ले लीजिए और उसमें थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है और भुजा हुआ चूना ले लेना है। जब भी आप इसका परिकलन करेंगे तो तुम लोग सावधानी से करना है, नहीं तो हाथ सब जल भी सकते हैं, आँख भी अंधा हो सकते हैं। तो इसीलिए सावधानी से करना है। इसके बाद इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ धीरे धीरे करके जल के साथ मिलना है। इसके बाद देखिए अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसे चित्र 1.3 में दिखाए गए हैं। इसके बाद उस बीकर को छुइए, स्पर्श कीजिए और उसमें पता लगाइए। तो इसके बाद पता लगाना है कि इसके ताप में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ है। तो इसके बाद देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके भुजे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ पूरी तरह से मिलाया, मिलने के बाद वो क्या हो गया, आपका पूरी तरह से अभिक्रिया हो गया। जब अभिक्रिया करने पर कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता अभिक्रिया हो गया, तो अभिक्रिया करने के बाद और चूने आपका किस में बदल गए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल गए। तो ध्यान से सुनना है, नहीं तो तुम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए तुम लोग जरूर ध्यान से सुनना है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ मिल गए तो मिलने के बाद जो आपका चूने थे तो उस चूने आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। तो निर्माण करने के बाद उसमें अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा। जब ऊष्मा उत्पन्न हो जाएंगे तो आपका ये वाला बीकर क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से गर्म हो जाएंगे। तो गर्म होने पर आपका तापमान ज़्यादा होंगे, मतलब आपका तापमान ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको गर्म होने का महसूस होने लगेंगे। तो ये बीकर पूरी तरह से गर्म हो जाएंगे। इसके बाद देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड है। जब ये समीकरण करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे प्लस ऊष्मा उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड का जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो इस फॉर्मूला तुम लोग जरूर याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड समीकरण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। तो इसी प्रकार से ये नया चीज़ बन जाते हैं। इसके बाद देखिए इस अभिक्रिया के कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इसके बाद जो ये वाला अभिक्रिया हुआ, तो अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम जो ऑक्साइड है तथा जल के साथ पूरी तरह से मिल गए, मिलने के बाद उसमें एकल उत्पाद करेगा। तो एकल उत्पाद को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
तो इसके बाद जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं तो वो आपका अभिक्रिया हो गया। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो तुम लोग समझ गए संयोजन अभिक्रिया क्या है। जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक जो एकल उत्पन्न करेंगे तो ही मिल करके आपका क्या हो जाएंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जरूर याद रखना है। इसके बाद देखना है क्या आप जानते हैं। तो देखिए इस चार्ट में जो दिए हुए हैं तो इस चार्ट का भी सारा जानकारी हम लोग अभी प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या है बताया जा रहा है। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेद कराने के लिए किया जाता है। तो देखिए हम लोग जो अभिकारक किए कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया किए तो उसमें हम लोग का बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो वो वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार को सफ़ेद कराने के लिए किया जाता है। मतलब दीवार को हम लोग क्या करते हैं, रंग करते हैं, और रंग करने पर हम लोग का क्या सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखाई देते हैं, तो वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन जाता है। जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था तो वो वायु के साथ क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो वायु के साथ मिलने पर वो क्या हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर मिल जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के कारण वो क्या हो जाएंगे, धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से सफ़ेद हो जाएंगे। तो सफ़ेद हो जाने पर क्या हो जाएंगे, आपका जो दीवार पूरी तरह से चमकने लगेंगे। तो इसीलिए चमकने लगेंगे क्योंकि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो अभिक्रिया करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, आपका कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएंगे। जब कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएंगे तो उसमें आपका पूरी तरह से सफ़ेद दिखाई देने लगेंगे। तो सफ़ेद दिखाई देने लगेंगे तो आपका दीवार सब चमकने लगेंगे। इसके बाद देखिए 2-3 बार कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। तो रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएंगे। तो इसमें बोल रहा है कि आपका 2 या 3 दिन से क्या हो जाएंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट में पूरी तरह बदल जाएंगे और आपका दीवार पर वो चमक हो जाएंगे। तो जब दीवार पर चमक हो जाएंगे तो इसके बाद बोल रहा है रोचक की बात यह है कि संगमरमर का भी फॉर्मूला भी यही वाला है। तो संगमरमर का फॉर्मूला जरूर याद रखना है। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएंगे, CaCO3 हो जाएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएंगे CaCO3। तो जरूर अपना नोट कॉपी में लिख लेना है। तो इसका बाद देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिए गए हैं CaOH2 प्लस CO2, समीकरण CaCO3 प्लस H2O। ये आपका रासायनिक फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस फॉर्मूला को जरूर याद रखना है, कभी ना कभी तुम लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करें। तो कोयले का दहन। तो इसके बाद हम लोग देखिए कुछ ऐसे संयोजन अभिक्रिया का कुछ हम लोग उदाहरण देंगे जिसमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कोयला का दहन, जब कोयला दहन करेंगे तो उसमें से एक नया पदार्थ का निर्माण होगा। देखिए पदार्थ इसीलिए निर्माण होते हैं जब आप किसी चीज़ को जलाएंगे। तो यहाँ जैसे मान लेते हैं कोयले हैं, तो कोयले आप जब जलाएंगे तो कोयले के रूप में रहते हैं नहीं ना, तो आपका राख के रूप में रहेंगे। तो वो वाला राख को ही कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में पूरी तरह से बदल जाते हैं। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण होते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो उसमें से हम लोग का जल बन जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे, जल। तो जल का रासायनिक सूत्र हो जाएंगे H2O हो जाएंगे। तो इसमें दिए हुए हैं 2H2 प्लस O2 समीकरण 2H2O। तो ये जल का समीकरण है। तो जल का समीकरण का फॉर्मूला भी याद रखना है। तो ये जल का रासायनिक समीकरण का फॉर्मूला है। तो इसको भी नोट कॉपी में नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्वों या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें जब सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि आसान भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्वों या यौगिक संयोजन करके जो एकल उत्पन्न करेंगे तो उसी को ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जरूर याद रखना है। इसके बाद देखिए क्रियाकलाप 1.4 में देखिए हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई
इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं तो 1.4 में देखिए, जब भी 2 या 2 से अधिक मात्रा में जो आपका अभिक्रिया करेंगे तो उसमें से आपका ऊष्मा उत्पन्न हो जाएंगे। जो आपका ऊष्मा उत्पन्न होंगे तो उस ऊष्मा को ऊष्माक्षेपी ऊष्मा कहते हैं। तो जरूर याद रखना है। जब देखिए आप कुछ भी एक दूसरे को अभिक्रिया करेंगे तो मान लीजिए इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट को आप जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया के बाद वो क्या हो जाएंगे, आपका पूरी तरह से अभिक्रिया हो जाएंगे, संयोजन हो जाएंगे। इसके बाद देखिए उसमें से आपका ऊष्मा उत्पन्न होंगे। जब आपका ऊष्मा उत्पन्न होगा तो उस ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो जरूर याद रखना है। इसके बाद देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। तो आपका जो इसमें दिए गए हैं ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया, कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें देखिए प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक जो हम लोग गैस का जलाते हैं तो उसका ये इसमें दिए हुए हैं। तो CH4 + 2O2 समीकरण CO2 + 2H2O प्लस ऊर्जा। तो इसमें जो आपका उत्पन्न हो रहा है तो ये प्राकृतिक गैस का दहन का रासायनिक फॉर्मूला है। तो जरूर याद रखना है। इसके बाद देखिए, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या नहीं है। तो यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। जानते हैं तो यस लिखना है, नहीं जानते हैं तो नो लिखना है। इसके बाद क्या हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा में हमें भोजन प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसके बाद देखिए, हम लोग का जब शरीर में कुछ भी आवश्यकता होते हैं, कुछ भी जरूरत होते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ खाते हैं तो भोजन पचाने के लिए भी हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ भी हम लोग को करने के लिए, जो भी हम लोग एक दूसरे में जाने के लिए या कुछ भी करेंगे तो उसमें से हम लोग का ऊर्जा होना चाहिए। जब तक ऊर्जा नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं हम लोग का ऊर्जा अनिवार्य है। तो इसके बाद जो हम लोग पाचन करते हैं, जो भी खाते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटने के लिए भी ऊर्जा होना चाहिए। इसके बाद देखिए, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आलू तथा ब्रेड में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट को टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। तो इसके बाद देखिए, आलू तथा ब्रेड जो हम लोग खाएंगे तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। वो वाला मिलने के बाद हम लोग का कार्बोहाइड्रेट पूरे टूटने पर क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज प्राप्त होंगे। तो ग्लूकोज प्राप्त होकर के हम लोग ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे, तो शरीर के पूरी तरह से ऑक्सीजन को क्या करेंगे, मिलकर ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो जब हम लोग का कार्बोहाइड्रेट वो आलू और ब्रेड से मिल जाते हैं तो मिलने के बाद वो क्या हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद वहाँ पर हम लोग को क्या मिलते हैं, ग्लूकोज मिलते हैं। तो ग्लूकोज मिलने पर इसके बाद ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जब हम लोग उससे ऊर्जा मिलते हैं तो इस अभिक्रिया में विशेष नाम श्वसन दिए गए हैं। तो इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, श्वसन दिए गए हैं। तो जरूर याद रखना है। और इसका अध्ययन हम लोग 6 में करेंगे। तो इसका पूरी तरह से विस्तार से हम लोग अध्याय 6 में करने वाले हैं। तो तुम लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना है और ध्यान से सुनना है। तो सारा चीज़ तुम लोग को मिल जाएंगे। तो ये वाला फ्री में तुम लोग को कोचिंग हो रहा है, तुम लोग को कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए, C6H12O6 प्लस 6O2 समीकरण 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो ये ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। तो जरूर याद रखना है। तो इस ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला भी जरूर याद रखना है। तो इसके बाद देखिए, साग सब्जियाँ वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाने भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। इसके बाद जो हम लोग का साग सब्जियाँ है तो उसमें वनस्पति जब द्रव होंगे तो उसका विघटित होकर कंपोस्ट बनाने भी ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जरूर याद रखना है। इसके बाद देखिए, क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के
प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद का निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो क्रियाकलाप 1.1 में देखिए दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए। तो इसमें देखिए 1.1 में दिए गए हैं, तो सारा अभिक्रिया को हम लोग पहचानेंगे। इसमें बोल रहा है एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है या नहीं होती, तो इसको हम लोग पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिए गए हैं, तो इस चित्र को तुम लोग बना लेना है। तो इस चित्र को पूरी तरह से तुम लोग बना करके इसका नाम याद कर लेना है। तो ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ इसका सारा चीज़ दिए हुए हैं, तो इसका नाम सब लिख लेना है। जैसे कि गैसों को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए, तो इसी प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, अपना परिकलन कर रहा है, मतलब जो भी यहाँ बोल रहे हैं तो सारा चीज़ ये अपना एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। तो ये आपका आप समझ लीजिए एग्जाम्पल है। तो इस चित्र को बना लेना है, और ये जितने भी नाम दिए हुए हैं, जितना भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इसका साइड में तो ये सब याद कर लेना है। कथनाक नाली के खुले सिर को अपने पड़ोसी या अपने और न करें, तो इसी प्रकार से ये बताया जा रहा है। तो इस चित्र को बना करके इसका नाम लिख लेना है। इसके बाद देखिए वियोजन अवघटित अभिक्रिया। तो वियोजन अवघटित अभिक्रिया क्या है क्या नहीं है, तो उसका जानकारी अभी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारा चीज़ प्राप्त करेंगे, सिर्फ तुम लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो वीडियो लंबा होगा लेकिन तुम लोग को बेहतर से बेहतर समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप 1.5 में देखिए एक शुल्क कथन नली में 2 kg फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि शुल्क कथनक नली एक लेना है, 2 kg फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले लीजिए। इसके बाद फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। इसके बाद बोल रहा है कथनक नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसे चित्र 1.4 में दिखाए गए हैं। तो गर्म करने के लिए पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। तो 1.4 में इस चित्र दिए हुए हैं, तो इस चित्र में जो भी बताए जा रहे हैं इसी प्रकार से तुम लोग भी अपना कल्पना कर सकते हैं। आप भी इसी तरह से सारा चीज़ परिकलन कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए क्या आप ध्यान दिए हैं कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हुआ। तो इसके बाद देखिए इसमें जो बोल रहा है क्या आप इसमें ध्यान दिए हैं, तो सल्फेट जब क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हुआ या नहीं हुआ। तो इसके बाद देखिए सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलक्षणिक विशेष गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ जो सल्फर है तो दहन से उत्पन्न उस अभिलक्षणिक विशेष गंध को आप क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। तो इसके बाद देखिए ये आपका फॉर्मूला हो जाएंगे फेरस सल्फेट, तो ApSO4 हो जाएंगे, और इसमें ऊष्मा दिए हुए हैं समीकरण करके। तो Ap2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, तो ये क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया। तो फेरस सल्फेट से क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया समीकरण करके। तो इस फॉर्मूले तुम लोग जरूर याद रखना है। जब भी तुम लोग को बोलेंगे फेरस सल्फेट को आप समीकरण द्वारा किस प्रकार से बदलेंगे, तो इसी प्रकार से आपका हो जाएंगे। तो Ap2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, तो इसका फॉर्मूला इसी प्रकार से ऊष्मा के द्वारा हो जाएंगे। तो इसके बाद देखिए आप देखते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्म टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। तो इसके बाद देखिए जब हम लोग इसको देखा तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्म क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में प्रदान करता है, मतलब बांट देता है। तो इसके बाद देखिए यह एकल वियोजन अभिक्रिया है, तो इसको ही हम लोग कहते हैं यह एक वियोजन अभिक्रिया है। तो क्या है, वियोजन अभिक्रिया है, इसी को ही। तो इसके बाद देखिए गर्म करने पर फेरस सल्फेट ApSO4 H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल देता है। तो इसके बाद देखिए गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्या हो जाते हैं, तो इसका क्रिस्टल जल क्या हो जाते हैं, त्याग हो जाता है, मतलब छोड़ देता है। और इसके बाद ये क्रिस्टल का रंग क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो उसमें यदि हम लोग इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से जल को क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, त्याग हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो क्रिस्टल का रंग क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से बदल जाएंगे। तो तुम लोग को पता चला कि सल्फेट क्रिस्टल हरे रंग पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। इसके बाद देखिए इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्रक ऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि सल्फर ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसें हैं। तो इसमें जो भी सूत्र बताए गए हैं तो ये सूत्र भी तुम लोग याद करना है और ये फॉर्मूला भी तुम लोग जरूर लिख लेना है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएंगे, जैसे कि सल्फर ट्रक ऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि सल्फर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ये पूरी तरह गैस है।
इसके बाद देखिए ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इसके बाद बोल रहे हैं ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना। तो इसके बाद जब हम लोग उसमें ऊष्मा देंगे मतलब उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट था तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे। तो वियोजित होना पर एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। तो ये वियोजन होने पर तो ये अभिक्रिया क्या हो जाते हैं, विभिन्न उद्योगों में इसको हम लोग यूज किया जाते हैं। तो इसके बाद देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो कैल्शियम जो ऑक्साइड है तो इसको हम लोग चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। तो इसको हम लोग बहुत सारे उपयोग में किया जाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा उपयोग है तो इसको हम लोग सीमेंट के रूप में उपयोग किया जाते हैं। तो इसके बाद देखिए ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मा वियोजन कहते हैं, जिसमें हम लोग ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन किया और वो अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा वियोजन कहते हैं। तो ध्यान से सुनना है, फिर से हम बता रहा हूँ, जो भी आप ऊष्मा के द्वारा उसको वियोजन अभिक्रिया किया तो उस वियोजन अभिक्रिया को आपको क्या कहते हैं, ऊष्मा वियोजन कहते हैं। तो जरूर याद रखना है। इसके बाद देखिए इसका नीचे में दिए हुए हैं इसका फॉर्मूला। तो कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट दिए हैं तो ऊष्मा करके समीकरण, तो कैल्शियम ऑक्साइड किस में बदल गया, कार्बोनाइट में बदल गया। तो जरूर याद रखना है। तो इसको बोलते हैं चूना पत्थर। तो चूना पत्थर यदि हम लोग ऊष्मा देंगे तो उसमें से भुजा हुआ चूना हो जाएंगे। तो देखिए तुम लोग को एक एग्जाम्पल करके समझा देते हैं। तो तुम लोग खैनी तो नहीं खाते हैं, तो पापा लोग देखिए उन लोग हम क्या खाते हैं, खैनी खाते हैं। तो खैनी में जो आपका चूना है तो चूना जब लगाते हैं सफ़ेद सफ़ेद वाला, तो देखिए कुछ ऐसे चूना आते हैं जो आपका पत्थर के जैसा होते हैं, ढेला ढेला होते हैं, तो पत्थर के जैसा होते हैं। तो उस कड़क वाला पत्थर को क्या करते हैं, पूरी तरह से उसमें डब्बा में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। इसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी दे देते हैं। तो थोड़ा सा पानी देने पर क्या जाते हैं, पूरी तरह से पानी के साथ अभिक्रिया हो जाएंगे। तो पानी के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हो जाएंगे, वो बुझा हुआ चूना में बदल जाएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट पूरी तरह से बदल जाएंगे। तो उसी को ही हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो तुम लोग समझ गए हैं। इसके बाद देखिए ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। तो इसके बाद देखिए ऊष्मीय वियोजन, तो ऊष्मा वियोजन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका भी हम लोग 1.6 के क्रियाकलाप द्वारा सारा चीज़ हम लोग यहाँ से सीख लेंगे, प्राप्त लेंगे, तो समझ लेंगे 1.6 के द्वारा। तो इसमें देखिए 1.6 में क्रियाकलाप में देख लीजिए। तो एक कथन नाली में 2 kg लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। तो एक कथक नाली में हम लोग 2 kg लेड नाइट्रेट लेंगे और चिमटे से कथक नली को पकड़कर ज्वाल के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसे 1.5 में दिखाए गए हैं। तो इसके बाद देखिए इस कथक नली को चिमटे के द्वारा हम लोग पकड़ेंगे और ज्वाला के ऊपर रखकर इस गर्म करना है। तो गर्म करने के बाद देखिए तो यहाँ पर दिखाए गए हैं 1.5 के चित्रों में देखे गए हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उस नोट को कीजिए, तो उस क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद बोल रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या देखा, क्या परिवर्तन हुआ, तो इसका सारा हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो नोट करने पर हम लोग को पहले इसका जानकारी पता होना चाहिए कि इसमें क्या हुआ, क्या चीज़ परिवर्तन हुआ या नहीं परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले इसका हम लोग को पता होना चाहिए, तब जा करके अपना आंसर खुद से भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्तेजित हो जाता है। यह नाइट्रोजन डार्क ऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि भूरे रंग क्या हो गया, धुआं उत्सर्जित हो गया, तो पूरी तरह से उत्सर्जित बिखर गए। तो इसका देखिए ये नाइट्रोजन डार्क ऑक्साइड में की धुआं है। तो ये नाइट्रोजन डार्क ऑक्साइड की धुआं है। तो यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। तो देखिए यहाँ पर 2Pb, तो यहाँ लेड नाइट्रेट दिए हैं NO3। तो इसके बाद देखिए ये जब समीकरण तापमान देंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें हो जाएंगे 2Pb और हो जाएंगे प्लस 4NO2 प्लस O2 हो जाएंगे, तो नेट नाइट्रेट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, लेड नाइट्रेट हो जाएंगे। समीकरण का कि जब तापमान गर्म करेंगे तो नेट ऑक्साइड हो जाएंगे प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन डार्क ऑक्साइड हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूँ, जब ये
लेड नाइट्रेट करेंगे समीकरण तापमान दे करके, तो उसमें लेड ऑक्साइड हो जाएंगे प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूला को भी तुम लोग याद करना है। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए सारा फॉर्मूला तुम लोग याद कर लेना है। इसके बाद देखिए आइए क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रिया करें। तो इसके बाद देखिए अन्य क्रियाकलाप भी हम लोग करेंगे 1.7 और 1.8 में जो दिए गए हैं। तो 1.8 में देखेंगे क्या चीज़ दिए हुए हैं और 1.7 में क्या दिए हुए हैं। तो 1.7 में देख लीजिए, एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ का डाल लगा दीजिए। इसके बाद देखिए उसमें एक प्लास्टिक का मग ले लेंगे और उसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ का डाल लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका चित्रों में दिए हुए हैं, तो इसी प्रकार से हम लोग लगाएंगे। छिद्र में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसे कि चित्र 1.6 में दिखाए गए हैं। तो 1.6 में इस चित्र में दिखाए गए इसी प्रकार से हम लोग डालेंगे। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। तो इसके बाद देखिए इसमें 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे इसको और इसमें जल डालेंगे, इलेक्ट्रोड उसमें जैसे कि डूब जाए। इसके बाद देखिए जल में दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। इसके बाद इस जल में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ डाल देंगे। जल से भरी 2 अंकित प्रणालियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। इसके बाद इस जल में जो भरी असंकित है, तो इस प्रणाली दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों को क्या ऊपर से हम लोग उल्टा करके रख देंगे। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर आप बुलबुले बनाते हुए देखेंगे। तो इसके बाद देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन में जो प्रभावित हो रहा है, तो इसको हम लोग उसी तरह छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद देखिए इलेक्ट्रोडों पर आप क्या देखेंगे, बुलबुल कर करके बूंद थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो इसके बाद देखिए बुलबुले असंकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों प्रणालियों में एकत्रित गैसों का आयतन समान है? तो इसमें जो आपका बुलबुले हो रहा है, तो क्या हो रहा है, और संकित नली से जल विस्थापित कर देते हैं। तो करने के बाद ये प्रणाली में एकत्रित गैस आयतन समान होंगे या नहीं होंगे। इसके बाद देखिए जब दोनों प्रणाली गैस से भरे जाए तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। जब भी इसका प्रणाली में गैस भर जाए तो उसको क्या करना है, सावधानी से हटा देना है। जब हटाएंगे तो एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रणाली के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। तो इसके बाद हम लोग एक मोमबत्ती लेंगे या कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इसके बाद इसमें जो हम लोग का गैस है, तो उसके सामने हम लोग रख देंगे, इसका इलेक्ट्रोडों की मुंह के सामने रख देंगे कि उसका गैस किस प्रकार है और गैस आपका जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं। तो इसको हम लोग पूरी तरह से चेक करेंगे। इसके बाद देखिए सावधानी से करना है। तो इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। तो देखिए इसको आप शिक्षक के द्वारा करेंगे तो ये बेहतर होगा, क्योंकि शिक्षक आपको मना करेगा और आपको किसी भी हालत से तुमको बचाएंगे। नहीं तो तुम लोग जल कर भी अपना हाथ सब जल सकते हैं, नहीं तो आपका कुछ भी क्षति हो सकते हैं। तो इसके बाद देखिए दोनों स्थिति में क्या होता है। तो इस स्थिति को देखेंगे तो दोनों स्थिति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दोनों प्रणाली में कौन सी गैस उपस्थित है, तो दोनों प्रणाली में कौन सी गैस उपस्थित हुई, कौन सा गैस नहीं है, तो इसका नाम लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ जो भी चित्र दिए गए हैं, तो इस चित्र को तुम लोग बना लेना है। तो बना लेने के बाद इसका सारा नाम तुम लोग याद कर लेना है। तो देखिए ये वाला एग्जाम में आएंगे, तो इस प्रकार का एक आप लोग का आएंगे एग्जाम में। तो ये 3 नंबर का है, तो 3 नंबर का ये वाला क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चित्रों का एक ही क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसीलिए तुम लोग ये सब चित्र बना करके सारा नाम याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रणाली, ग्राफाइट रॉड इसी प्रकार से दिए हुए हैं। तो इस नाम को जरूर याद रखना है। तो यहाँ पर जो भी दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए क्रियाकलाप 1.8 में, तो 1.8 में क्या दिए हुए हैं, चाइना डिश में 2 kg सिल्वर क्लोराइड लीजिए। तो एक चाइना डिश लेंगे तो उसमें 2 kg सिल्वर क्लोराइड ले लेंगे। इसका रंग क्या है, तो इसका रंग किस प्रकार होंगे। तो इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में दीजिए। तो इस चाइना डिश को हम लोग जो सूरज का प्रकाश जहाँ पर किरण आएंगे तो उसमें हम लोग दे देंगे। इसके बाद देखिए थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। तो इसके बाद जो सिल्वर क्लोराइड थे तो वाला रंग किस प्रकार हुआ, चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ या नहीं परिवर्तन हुआ, तो इसका हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रकाश, चाइना डिश, सिल्वर क्लोराइड,
तो ये वाला चित्र तुम लोग बना लेना है। इसका इसी प्रकार से तुम लोग का चित्र आएंगे और तुम लोग इसका नाम याद कर लेना है। जब ये वाला नाम याद किया तो तुम लोग का एक ही को क्वेश्चन आएंगे तो तुम लोग को 3 नंबर दिलाएंगे। इसलिए इसका सारा चीज़ नाम याद करना है और चित्रों के साथ जरूर याद करना है। इसके बाद देखिए आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होता जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसे होता है। तो जब आप इसको देखेंगे तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाते हैं, धूसर रंग हो जाएंगे। तो ये आपका जो श्वेत रंग था तो आपका क्या हो जाएंगे, सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग में परिवर्तन हो जाएंगे। और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से होता है। तो देखिए जो सिल्वर क्लोराइड थे तो सिल्वर अलग हो जाएंगे और आपका क्लोराइड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो जब क्लोरीन अलग हो जाएंगे तो क्लोराइड तो क्लोरीन में हो जाएंगे। तो उसी को ही हम लोग अलग करना को ही वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन। तो जरूर याद रखना है। तो वियोजन हो जाने पर आपका क्या हो जाएंगे, इसका रंग भी पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। तो इसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला दिए हुए हैं 2Ag + Cl। सूर्य का प्रकाश जाने पर क्या हो जाएंगे, 2Ag + क्लोराइड हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से तुम लोग इसका समीकरण का नाम भी सूत्र भी याद कर लेना है। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करते हैं। इसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो 2Ag + Br समीकरण सूर्य का प्रकाश 2Ag + Br हो जाएंगे। तो इसके बाद देखिए ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होते हैं। तो इसका बाद देखिए जो ऊपर में दिए गए हैं तो इसमें अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है। तो इस प्रकार की ऊर्जा के कारण क्या वियोजन अभिक्रिया होते हैं। तो इस प्रकार के वियोजन किस वियोजन अभिक्रिया में होते हैं। तो हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा आवश्यक होती है तो उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है हमने जो देखा तो उसमें वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए जो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें जब हम लोग वियोजन किए तो उसमें अभिकारक को तोड़ना पड़ता है। तो उसमें तोड़ने में जितना आपका ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा लगे तो उस विद्युत ऊर्जा को लाने में जितना भी खपत हुआ तो उसको ही हम लोग अपशिष्ट होकर जो आपका क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें आपका अभिकारक को तोड़ने के लिए जितना ऊष्मा आवश्यकता होती है या आपका प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसको ही हम लोग अभिक्रिया का ऊर्जा जो अवशिष्ट होते हैं तो उसी को ही हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जरूर याद रखना है। इसके बाद देखिए इसमें निम्नलिखित क्रियाकलाप कर लें। तो ये सब जितना भी प्रश्न दिए हुए हैं तो ये सब हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, तुम लोग को बताएंगे तो ये किस प्रकार से आप लोग को करना है तो उसका भी सारा जानकारी हम एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है। तो आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो ये वाला तुम लोग जरूर घर में बना लेना है। तो इधर से पढ़ लेना है। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग का होंगे विस्थापन अभिक्रिया होंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया से कल हम लोग पढ़ेंगे। तो कल के लिए तुम लोग इस चैनल में बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि तुम लोग के पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।